अब देखो, ये है आपकी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री पब्लिक पोर्टफोलियो। ठीक। अब मंत्रालय दो भाग में। ठीक। एक अर्ज मिनिस्ट्री और एक छोटा मंत्रालय और बड़ा मंत्रालय। क्लियर? मंत्रालय का डिवीजन डिपार्टमेंट में। ठीक। और इसी डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है स्टेट लेवल पर, उसी कहते हैं सेक्शन ऑफिसर। हाँ। ठीक। रिटर्निंग ऑफिसर। और यही एग्जाम अभी हुआ। डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक सेक्शन का हेड होता है। ठीक। अब बड़ा मंत्रालय वह मंत्रालय होता है इस मंत्रालय में एक से अधिक डिपार्टमेंट। ठीक। एनिमिस के डिपार्टमेंट। क्लियर? छोटा मंत्रालय का मतलब एक ही डिपार्टमेंट। अब इस बड़े मंत्रालय में, जैसे बड़े मंत्रालय की अगर बात करें यहां पर, तो बड़े मंत्रालय का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एचआरडी। ये मंत्री हैं। ये बड़े बड़े मंत्रालय हैं यहां पर एक से अधिक डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट को, इस मंत्रालय का जो स्ट्रक्चर होगा वह अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझ लो यहां पर। एग्जीक्यूटिव जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक अनस्टेबल और एक स्टेबल और परमानेंट। ठीक। अनस्टेबल या टेम्परेरी इसे कहते हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर हो गया। यहां पर जब दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव हो गई, तो एक पॉलिटिकल बॉडी हो गई और एक ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी हो गई। ठीक। अब यहां पर एक समझना है थोड़ा सा। होम मिनिस्टर, होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्टडी मिनिस्टर। क्लियर? और इसके नीचे होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल एंड स्टडी स्टेट मिनिस्टर आ गया। ठीक। अब ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, ये हो गई कैबिनेट, और ये हो गए काउंसिल। ठीक। अब दूसरे, अगर छोटा मिनिस्ट्री है, मान लो एक डिपार्टमेंट, जैसे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर।
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट मिनिस्टर, और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक, क्लियर। प्रेजेंट टाइम में जो ये मिनिस्टर हैं, ये वाले जो मिनिस्टर, ये सपोर्टिंग ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, और जो यहां पर तो ये मिनिस्ट्री अब नहीं आती है, इसके जगह पर आ जाती है इंडिपेंडेंट। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन आओ, यहां पर जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है वो डायरेक्ट लिंकअप होंगे प्रधानमंत्री से। ठीक, इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर है वो भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री से, लेकिन ये इनके थ्रू और इन। ठीक, अब ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जैसे होम सेक्रेटरी पूरे मंत्रालय का सचिव हो गया, उसके नीचे डिपार्टमेंट आ गया तो सेक्रेटरी आ गया, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन आ जाएगा, वह सेक्शन वही आरओ है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट पर है, इसलिए होम सेक्रेटरी है, पूरे मंत्रालय का सचिव है। डिफेंस सेक्रेटरी है, पूरे मंत्रालय का सचिव। उसके नीचे सेक्रेटरी होंगे जो एक डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो ये गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में 4 डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय में 4 डिपार्टमेंट है, तो यहां पर हो गया गृह सचिव सभी, और इन यहां पर हो गया एक डिपार्टमेंट का सचिव, एक डिपार्टमेंट का सचिव, एक डिपार्टमेंट का सचिव, एक डिपार्टमेंट। तो ये जो सचिव, गृह सचिव है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सचिवों का सचिव, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी, क्योंकि ये सचिव है ना, ये भी तो सेक्रेटरी है, बस सीनियरिटी का। तो ये डिपार्टमेंट का, और इन सभी डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी बनता है वह कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। ठीक, तो ये सिचुएशन है, इसलिए किसी भी मंत्रालय को समझना है तो पहले ये समझिए कि मंत्रालय छोटा है या मंत्रालय क्या है, बड़ा है। क्लियर? अब कैबिनेट क्लियर हो गई कि कैबिनेट होती क्या है? कैबिनेट दैट इज द ग्रुप ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, यानी मींस ये। ठीक, उसके बाद कैबिनेट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यानी मींस कि मंत्रिमंडल को अगर कहा जाए कि मंत्रिमंडल है क्या, तो मंत्रिमंडल प्रमुख मंत्रालय के मंत्रियों का एक क्या है, समूह है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, आपके जयशंकर, और कौन सड़क परिवहन मंत्री है, नितिन गडकरी, और फाइनेंस मिनिस्टर ये निर्मला सीता, ये लोग कैबिनेट के मेंबर हैं। ठीक है, अब उसके नीचे ये होम स्टेट मिनिस्टर, गृह राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, ये लोग। लेकिन जो काउंसिल की मेंबर बन रही है वह इसके भी इन दोनों को मिलाकर बनेगी काउंसिल की मेंबर, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा। जब इन दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा या इन दोनों के बनाने की स्थिति होगी तब जाके आपका काउंसिल बनेगा। इसलिए यहां पर हमने सीधे यूज किया है कि काउंसिल क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर इन एनी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के सभी मंत्रियों का समूह, चाहे वह राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या इंडिपेंडेंट मंत्री, सभी मंत्रियों को मिला दो तो ये ग्रुप, अगर यहां पर ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर कर दे तो इसमें होगा कैबिनेट मिनिस्टर प्लस स्टेट मिनिस्टर प्लस स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया?
इंडिपेंडेंट। अब इन सबको मिला दोगे तब काउंसिल बनेगी और तब 15% होना, तब 15% होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 12। अब जैसे सपोज दे गोवा विधानसभा में 40 मेंबर है, तो इसका 15% कितना होगा? है, यही होगा ना? है, गोवा में 40 है तो 15% कितना होगा? 6 होंगे। लेकिन यहां पर मंत्रियों की संख्या 12। अगर किसी भी सरकार के किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% 12 से कम है, वहां पर मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की मंत्रिपरिषद जो बनेगी वो 12। समझ में आई बात? तो ये चीज है। और अगर 15% 12 से अधिक होता है तो जितना अधिक होगा उतना बढ़े। अब यहां पर जैसे 12 होंगे, एक मुख्यमंत्री होगा प्लस 11 मंत्री होंगे। अगर बिलो टू 12, अगर 15% बिलो टू 12 है तो 12 मेंबर होंगे, और नहीं, नहीं होगा, नहीं अलाउ है। ये सीएम का प्रिविलेज है, ये सीएम की स्पेशल प्रिविलेज है कि वह अपने मंत्रियों की संख्या कितनी रख सकता है। लेकिन अब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्ट, इस अमेंडमेंट ने 91 अमेंडमेंट के द्वारा उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। ठीक, तो जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया तो यह पोजीशन बन गई। 12 होंगे, मिनिमम हो सकते हैं मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जब 4 यहां पर 6 आते हैं, यहां पर मंत्री बनेंगे 6, 7, 8 इस तरह से बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 403 है तो 403 का 15% 15 चौक 60, एक 61। 15 चौके 60, एक 61। क्लियर? तो 61 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें एक तो सीएम होगा और 60 मंत्री परिषद के सदस्य, यानी यहां पर मंत्रियों की संख्या 61 हो सकती है। ठीक, तो क्योंकि इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड 50% ऑफ द लोअर हाउस, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम इंक्लूडेड इन 15% ऑफ द लोअर हाउस। क्लियर? तो ये स्थिति है। तो काउंसिल, अब एक्चुअल पोजीशन समझ में आए कि काउंसिल क्या होती है, कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट स्मॉल ग्रुप ऑफ द काउंसिल, और कैबिनेट क्या होती है? नहीं, कैबिनेट होती है स्मॉल ग्रुप ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल होती है ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर। यानी किसी भी सरकार के सभी मंत्रियों को अगर मिला दे तो वो मंत्रिपरिषद बनेगी। और उस मंत्रिपरिषद में से अब अगर कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को निकाल दिया जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को अगर हटा देते हैं, तो वह आपका क्या बन जाएगी? कैबिनेट। इसीलिए कहा जाता है कि कैबिनेट इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एवं प्रसारण राज्य मंत्री, एवं प्रसारण राज्य मंत्री। बिहार में है 245, वही होगा। अरे 15 दूना 30, 37.5 मंत्री बनेंगे, 35 मंत्री से अधिक नहीं बनेंगे। वो उन्हीं से जाके पूछ, वो हमको, हाँ वो हमको भी नहीं समझ। ठीक, क्लियर हो गया? अब सुनो, काउंसिल हो गई। अब तो यहां पर है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, दो चीजें। ठीक, तो आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को एडवाइस, यानी प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल होगी।
जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर जो 75 है वो समझना। 75 में कई सेक्शन, 75(1), 75(2), 75(3) और 75(5) और प्रोसीजर है, उसको नहीं यूज करना है। 1, 2, 3 एंड 5 ये आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर है कि 75 ये हो गया आपका 75(1), ये हो गया 75(2), ये है 75(3). अब यहां पर ये है आप अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, और ये हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, लिख दिया। ठीक, और ये है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। यही मैं पूछा था उस दिन कि 5th में है कि कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति अगर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर होना कंपलसरी। अगर 6 माह के अंदर वह किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है तो उसका पद खाली हो जाए। तो ये चीजें हैं। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 है, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री 75 की टाइटल है। तो इंडिविजुअल यहां पर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, अपॉइंटमेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। और यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, यानी मीन्स मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के अनुमति से ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक, और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यहां पर है लोअर हाउस, मीन्स कि अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के अगेंस्ट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पारित हो जाता है तो सरकार पारित नहीं हो पाता है तो सरकार का बहुमत समाप्त हो जाएगा और सरकार पूरी की पूरी सरकार चली जाएगी। अब का यूज कहां की, यह समझना है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहां कहां किया जाता है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। तो प्राइम मोदी और अन्य मंत्रियों के बीच डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, तो अगर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा आप रिजाइन कर दीजिए अपने क्योंकि आपको, अगर हमारी नीतियां या हमारे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ गवर्नमेंट है, लीडर ऑफ क्या है, गवर्नमेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जनता का नेता है और जनता का प्रतिनिधि है। ठीक, तो अगर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिसीज को बनाता है तो इसका मतलब यह हो गया कि पूरे भारत की जनता का वह पॉलिसीज है, और मंत्री कहता है कि हम नहीं सहमत हैं, तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब प्राइम मिनिस्टर उसे इस तरह सस्पेंड कर भी नहीं सकता है। ठीक,
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कहेगा इस मंत्री को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक, तो यहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से राष्ट्रपति उस मंत्री को सस्पेंड करते हैं तो यहां पर काउंसिल बनी रहेगी। ये है मेंटेन द काउंसिल, मेंटेन द काउंसिल मीन्स मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में है नो मेंटेन द काउंसिल, नो मेंटेन द काउंसिल। यानी यहां पर अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाएगी और एक मंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर या मंत्री, किसी भी मंत्री के विरुद्ध कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो जाता है, नहीं पारित हो पाता है, तो पूरी की पूरी सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है नो मेंटेन द काउंसिल। और यहां पर है कि अगर एक मंत्री को राष्ट्रपति सस्पेंड करता है या टर्मिनेट कर देता है, क्लियर, तो काउंसिल का पोजीशन क्या है, मेंटेन होगी या मेंटेन, क्लियर। तो ये जो स्थितियां है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को समझना है। यही बेसिक चीजें थी, यही इंपॉर्टेंट चीज केवल मंत्रिपरिषद से हटेगा। समझ में आई बात, समझ में आया जी। प्रतीक्षा महक देवा, अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिनिस्टर के हटने से क्या काउंसिल हट जाएगी, बंद हो जाएगी, मेंटेन रहेगी। समझ रहे हैं, सिर्फ दो कंडीशन है यहां पर काउंसिल खत्म हो जाएगी। एक, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो काउंसिल खत्म हो गई, या एक कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, हाँ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जाता है या कॉन्फिडेंस मोशन, तो अगर कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हो पाता है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं होता तो वो कॉन्फिडेंस हो, ठीक। यानी मींस रूलिंग क्लास या रूलिंग पार्टी हमेशा कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, क्लियर, और जो अपोजिशन होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। नहीं यार, ये सब दूसरी पार्टी का क्या है, दूसरी पार्टी से यहां कोई मतलब नहीं होगा। यहां पर जो कुछ भी मतलब है, प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर है, दूसरी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखना है। यहां पर अपोजिशन भी ला सकता है, ठीक, और रूलिंग क्लास भी लाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्फिडेंस मोशन 6 मंथ। यानी मीन्स कि अगर कोई कॉन्फिडेंस मोशन आया आज, तो अगला कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में 6 मंथ का डिस्टेंस होना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 6 मंथ, ठीक है। तो ये आपकी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल है। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स 1950 से लेकर 2020। अब इस दो तरीके से देखा जाता है, एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ठीक, एंड सेकंड पावरलेस प्राइम मिनिस्टर। और ये है 1989 से लेकर 2014, ठीक। किसी भी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑल अथॉरिटी, ठीक।
इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली में संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक। अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को अगर एनालाइज करना हो तो कुछ करिएगा मत, कुछ मत करना, बस प्राइम मिनिस्टर के कुछ प्रिविलेज हैं, ठीक है, उस प्रिविलेज के पर उसको तौल दीजिए। पहला है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक। ये दोनों काम फ्री होकर करे तो प्राइम मिनिस्टर इज पावरफुल, ठीक। और अगर ये दोनों काम, ये दोनों वर्क प्रेशर में जाकर करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में, ठीक, या किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पाता है तो वो पावरलेस है। जैसे 2G घोटाला हुआ था, ठीक, और डीएमके के नेता ए राजा थे, वह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, ठीक। मनमोहन सिंह के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वे ए राजा को अपने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करा सके राष्ट्रपति से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ए राजा को हम सस्पेंड कराते हैं तो डीएमके सपोर्ट खींच लेगी, सरकार गिर जाएगी। जाके पूछ इसे, मनमोहन सिंह जिंदा है, ठीक। तो ये चीजें थी, इसलिए अब यहां पर पावरफुल मोदी है, जिसको चाहता है उसको कान पकड़ के बाहर कर देता है, और जिसको चाहता है कान पकड़ के बैठा देता है। वो क्या है? और तीसरा पॉइंट भी अगर आप एनालाइज कर सकते हैं तो पोजीशन ऑफ लोअर हाउस, इन लोअर हाउस कर लीजिए, पोजीशन ऑफ इन लोअर हाउस, यानी लोकसभा में उसकी स्थिति क्या है, यानी उसकी पार्टी को प्योर मेजोरिटी है या किसी सपोर्ट की जरूरत है। ये 3 टूल्स हैं जिस पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आप एग्जामिन करिएगा, डिफाइन हो जाएगा कि वह पावरफुल है या पावरलेस, ठीक। एनिमीज मंत्रिपरिषद का गठन एंड मंत्रालयों का विभाजन, ठीक, और लोकसभा में ये 3 टूल्स हैं। इस तीनों टूल्स पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को आप एनालाइज करिएगा, ठीक। तो इस स्थिति पर या इस सिचुएशन पर आप एनालाइज कर, क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री यानी मोदी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, तो आप एनालाइज कर लेंगे, ठीक। ये तीनों टूल्स हैं, तीनों टूल्स पर आप एनालाइज कर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक डाल के छोड़ दीजिए, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। अटॉर्नी किसको? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक, चलो लिखवा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, ठीक।